हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जितने भी विगत वर्षों में परीक्षाएं कराई गई हैं उन सभी के प्रश्नों जो कि सामान्य अध्ययन से के प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग इस श्रृंखला में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे उन सभी को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर दिया है। आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कर रहे हैं। 2 पार्ट में वीडियोस पढ़ चुकी हैं और आज उसी के क्रम में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, वे परीक्षा से पूर्व इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाएं, क्योंकि इसका महत्व आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलेगा कि मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा था कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख कर ही जाएं। दोस्तों, आप लोग यदि यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बाय यूपी ट्रिपल एस सी, तो आपको एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी। यह एकमात्र वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरी देखें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की अन्य वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पे, जो कि आप सभी को लेखपाल की मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। हम लोग मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का सुझाव जो है एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो है क्या हुआ, जब इन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया तो बाद में दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में इस संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या भी की गई थी। आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या इस क्वेश्चन को पूछा गया है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा 2016 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। कितनी थीं? 15, कुल 15 महिला सदस्य थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ना ही स्थायी अध्यक्ष के बारे में बोला गया है, ना ही अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बोला गया है। यदि इन दोनों अध्यक्ष यानी कि अस्थायी या स्थायी अध्यक्ष के बारे में नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली यदि पूछ रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यदि आयोग आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहले स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जो है जल्दी जल्दी में संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया, परंतु उसी के 2 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अन्य जो भी समितियां हैं उन सभी के अध्यक्ष को आप लोग देख लीजिए, क्या पता आयोग अन्य समितियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। तो देखिए, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर भी नाम से भी जाना जाता है, और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस
देखिए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। कौन कौन सी थी? जिससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, साथ ही साथ अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछा है। 5th क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान लिखा गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि हमारा संविधान कब लिखा, मतलब कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था लिख के। तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, यानी कि क्या इसे कह सकते हैं 2 साल या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान जो है कंप्लीट हुआ था बन के या लिख के। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष की अवधि से कम। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप सभी लोग दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? आप सभी लोग ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, C हो जाएगा रूस में समाजवादी क्रांति, D हो जाएगा अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो आप सभी लोग देखिए इसमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या संबंध है हमारे संविधान का? कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए औद्योगिक क्रांति इज द राइट आंसर। 9th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल है। यह अनुमेय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यह अनम्य भी है, यानी कि कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी सही है। C ऑप्शन है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित है, बिल्कुल सही है। और D ऑप्शन है, इसे राज्य के राज्यपाल या सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। हमारी संसद के द्वारा इसे हमारे संविधान को संशोधित किया जा सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। देखिए आप सभी लोग इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, देखिए क्या कह रहा है। संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है और संविधान में संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? मात्र और मात्र संसद को दी गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोग, कोई भी विधेयक होता है उसमें, कोई भी जिसमें संशोधन करना होता है उसमें संशोधन करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके बाद वह प्रावधान जो भी संशोधन करने वाला होता है उसे संशोधित किया जाता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? आप सभी लोग देखिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? किस तरह का क्वेश्चन पूछता है आयोग? आप सभी लोग इससे कल्पना कर लीजिएगा। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है? 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है भारतीय संविधान। इस क्वेश्चन का कोई तर्क नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ लिया है आयोग ने। आयोग भी अलग इधर उधर से क्वेश्चन पूछा करता है। आप सभी लोग यहाँ पे व्याख्या जो दी गई है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यह मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ,
थी, परंतु वर्तमान में यह अनुसूचियां जो 8 अनुसूचियां थीं उसमें 12 अनुसूची हो गई हैं। लेकिन एक तथ्य और है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार एकमात्र अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान जो है किसमें दिया गया है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 20 व 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। दोस्तों, आप सभी लोग यह ना सोचिएगा कि जो भी मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं उतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। आयोग यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 में क्या चीज़ दिया गया है, अनुच्छेद 32 में क्या चीज़ दिया गया है, या जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पेपर में बन सकता है प्रश्न। आप सभी लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। मूल अधिकार में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? मूल अधिकार ने मूल कर्तव्य टॉपिक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप सभी लोगों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, परंतु 11वां अभी जल्दी ही जोड़ा गया है। और आप सभी लोग क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से यह बताइए कि क्या हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया था उपबंध या नहीं। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कद्र करना। देखिए, यह भी सही है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मूल कर्तव्य है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना भी मूल कर्तव्य है, परंतु लोक चुनाव में वोट डालना जो है मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में वोट डालना जो है मूल कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया 1976 में, जिसमें जो है भाग का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को जोड़कर उन्हें मूल कर्तव्यों के प्रावधान को शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए, ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इससे क्वेश्चन को रिपीट किया है वीडियो परीक्षा 2016 में। तो आप सभी लोग बताइए कि किसने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, परंतु जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो मात्र और मात्र 10 मूल कर्तव्य ही जोड़े गए थे। यह 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो कि क्या कहता है प्रत्येक माता एवं पिता एवं अथवा संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाने 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक, तो दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा हमारे द्वारा यह जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसको कंटिन्यू रखें अथवा नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप बैठेंगे तो उसमें समय अवश्य लगता है। तो आप सभी को यदि हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि मैं यह सीरीज जो चला रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहा हूँ, तो यह मैं कंटिन्यू रखूँ या जैसे पहले चला रहा था कि लाइन वाइज लाइन चलते चले जाएंगे वैसे रखें, या अलग अलग सब्जेक्ट्स की जल्दी जल्दी बना के आप सभी का जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट कराएं। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक मैं आग्रह और करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी यही भारतीय राज्य व्यवस्था से पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ पढ़ेंगे संसद के बारे में। जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को, क्योंकि हमारी परीक्षा निकट है। आप जानते हैं कि कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी लोग अवश्य ही चिंतित होंगे अपनी परीक्षा को लेके। तो मिलते हैं इसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।